वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो स्थिर वैद्युतिकी है उस पर लेक्चर 7 में जो डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो विषय होंगे हमारे, पहला है सतत आवेश वितरण और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या है। देखिए, जो आवेश का वितरण है वह दो तरीके से हो सकता है, असतत या सतत। असतत मतलब जिसके अंदर कोई समानता ना हो, कहीं पर ज़्यादा आवेश कहीं पर कम आवेश, तो उसको असतत कहते हैं। ऐसी चीज़ का अध्ययन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, संभव नहीं है। तो जो हम आवेश पढ़ रहे हैं वो है हमारे सतत आवेश। तो सतत आवेश की अगर हम बात करें, सतत आवेश वितरण, तो उसमें आवेश का वितरण 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला, रेखीय सतत आवेश। पहला हमारा है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। देखिए, रेखीय आवेश वितरण क्या होगा? हमारे पास जो निकाय है, जो चालक है, या जो भी एक तरीके का कुचालक हो सकता है, अर्धचालक हो सकता है, चालक हो सकता है, उस पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है, और वो कैसा निकाय है? जिसकी अपनी एक लंबाई है, एक L लंबाई का कोई चालक है या अचालक है जिस पे आवेश वितरित है। ठीक, उस आवेश को अगर हम ये कहें कि ये समान रूप से वितरित है, तो इस तरीके का आवेश रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। इस रेखीय आवेश वितरण के अंदर हम अगर ध्यान से समझें तो इसमें एक रेखीय आवेश घनत्व भी परिभाषित होता है। यानी कि जो रेखीय आवेश है ये सतत रूप से वितरित है L लंबाई पर। अगर हमसे कहें कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व, तो किसी भी चालक की एकांक, जो भी ऐसा चालक जिसकी लंबाई हो, ऐसा चालक जिसकी अपनी एक लंबाई है, उसकी एकांक लंबाई पर जो भी आवेश वितरित है उसको हम उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एल। तो आवेश घनत्व हम जानते हैं, जैसे मास घनत्व, तो घनत्व क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में द्रव्यमान की संख्या वो निश्चित होती है। किसी भी निकाय के अंदर कहीं भी अगर हम एकांक आयतन में कुछ द्रव्यमान की संख्या लेंगे तो वो निश्चित मिलेगा। ऐसे ही अगर आवेश सतत रूप से वितरित है तो एकांक लंबाई में जो आवेश का वितरण है वो निश्चित रहता है, उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब चाहे तो हम इसे कुल आवेश से भी निकाल सकते हैं, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो ये भी वही बात बताता है, यानी कि ये वाली दोनों संख्या बराबर हैं। इसको हम ये कहें तो ये इनके अनुपात बराबर होंगे, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल बराबर होगा क्यू अपॉन एल। और अगर हमें कोई रेखीय आवेश घनत्व पता है, रेखीय आवेश घनत्व अगर हम जानते हैं, लैम्डा जानते हैं, तो हम समाकलन की सहायता से उस पर कुल आवेश क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कुल आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू लैम्डा इंटू डेल्टा एल। इसका समाकलन कर देंगे, डेल्टा क्यू लैम्डा डेल्टा एल, तो ये क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल।
तो एक समान रूप से अगर हम बात करें तो ये वही फॉर्मूला है लैम्डा बराबर Q/L, यानी कि कुल आवेश के सापेक्ष उसकी कुल लंबाई के जो अनुपात है उसको हम उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। या एक हिस्से पर कोई भी एक आपने एक छोटा सा भाग ले लिया, उस पर जो भी उसकी लंबाई में जो भी आवेश वितरित है उसके अनुपात को भी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा हमारा है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या जिसको हम पृष्ठ आवेश वितरण भी कह देते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण किसी निकाय के पृष्ठ पर, जैसे हमने कोई निकाय मान लिया जिसका अपना एक क्षेत्रफल है, उस पे उसका कोई हिस्सा, ऐसा भाग मान लिया, ये हिस्सा मान लिया, इस पे पूरे पे आवेश वितरित है, सतत रूप से आवेश वितरित है, इस तरीके से आवेश वितरित है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल A है और एक हिस्से का क्षेत्रफल डेल्टा A है और इस पे जो आवेश वितरित है वो डेल्टा Q है और कुल आवेश इस पर Q है, तो इसका अगर हम देखें तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व की बात ही कि एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। इसके सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा होगा डेल Q/डेल्टा A। उसी तरीके से अगर हम इसका कुल आवेश निकालना चाहें तो सिग्मा डेल्टा A, इसको हम समाकलित कर लेते हैं, तो ये Q आ जाता है सिग्मा A, तो सिग्मा बराबर Q/A। तो इसी प्रकार जैसे हम एक छोटे से हिस्से पर वितरित आवेश से घनत्व निकाल सकते हैं, ऐसे ही वही घनत्व अगर हम निकालें तो समान होगा अगर हम उसके पूरे क्षेत्रफल पर कुल आवेश के अनुपात से निकालें। ठीक, तो ये आपके पृष्ठ आवेश घनत्व है। इसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व, जो आयतन आवेश घनत्व है उसमें क्या है? या आयतन आवेश वितरण, जिसमें हम आयतन आवेश घनत्व को पढ़ेंगे, तो हम अगर आयतन आवेश वितरण की बात करें तो उसमें क्षेत्रफल की जगह आयतन आ जाएगा। वह ऐसी आकृति होगी जिसका अपना एक आयतन होगा, जिसको हम 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, 3 निर्देशांक आकृति। तो तीसरा जो आपका है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या कहता है? आयतन आवेश घनत्व ये कहता है कि अगर कोई ऐसा निकाय है जिसके अपना एक आयतन है और उसके पूरे आयतन में आवेश समान रूप से वितरित है, देखिए चालक तो हो नहीं सकता क्योंकि चालक के तो पृष्ठ पर होता है, तो ये कोई अचालक होगा या कुचालक होगा, तो इस पे पूरी तरीके से आवेश इस पे वितरित है सतत रूप से। तो हम इसके अंदर कोई एक हिस्सा मान लेते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा जिसका अपना आयतन डेल्टा V है, जिसमें आवेश डेल्टा Q है, इसका कुल आयतन V है और इस पर कुल आवेश Q वितरित है। तो अगर हम आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश घनत्व क्या कहेगा कि उसके एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा है उसका अनुपात आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर डेल Q/डेल्टा V। तो यहाँ पे डेल्टा Q रो डेल V, यहाँ से डेल्टा Q की जो वैल्यू आएगी उसको हम समाकलित कर लें,
तो हमारा कुल आवेश आ जाएगा रो वी, और यहाँ से रो की अगर हम देखें तो Q अपॉन V आ गया। यानी कि आप कुल आयतन और कुल आवेश का घनत्व निकालें तो वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, या एक छोटे से हिस्से से, क्योंकि घनत्व हमेशा समान रहेगा। अगर सब आवेश सतत रूप से वितरित है तो आप चाहे एक छोटे से हिस्से से घनत्व निकालें या बड़े हिस्से से निकालें, आपका जो अनुपात है वो निश्चित होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 तरीके से आपने आवेश वितरण को पढ़ा, सतत आवेश वितरण। अब हम इसी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा गोस की प्रमेय है उसके अनुप्रयोग करेंगे। अगर हम इनके, जैसा कि हमने आवेश वितरण बताए हैं, इन्हीं आवेश वितरण से अगर कोई निकाय ऐसा है और उससे हम वैद्युत बल निकालना चाहते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझे, जैसे ही निकाय था आपका, ये पृष्ठ पर पूर्ण रूप से वितरित था, सतत रूप से वितरित था आवेश, सतत रूप से वितरित है, और हमसे कोई कह रहा है कि इसकी वजह से, इसके छोटे से भाग की वजह से इस बिंदु पर आप विद्युत बल निकालिए। तो देखिए, एक छोटे से हिस्से से विद्युत बल निकालने के लिए डेल्टा एफ होगा, ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर डेल क्यू को हम दूसरे तरीके से लिखें, कैसे? अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व के हिसाब से लिखें तो क्या होगा? रो बराबर होगा डेल क्यू अपॉन डेल्टा ए। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू का मान आएगा वो ए डेल्टा ए आ जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा फोर्स के लिए, बल के लिए, विद्युत बल के लिए, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डेल क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा डेल्टा ए ऑन आर स्क्वायर। तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल के सापेक्ष, अगर आप उसका घनत्व, आवेश घनत्व पता है तो उसके सापेक्ष आप एक विद्युत बल निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार मान लिया कोई एकांक लंबाई, वो जो कोई लंबाई का है, उसके सापेक्ष आपके फॉर्मूला लिखना है, तो वो डेल्टा एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा, डेल ए की जगह यहाँ डेल्टा एल आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपसे कहेगा कि आयतन के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सिग्मा रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप सतत रूप से वितरित आवेश के लिए विद्युत बल भी निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये उस बिंदु पर परीक्षण आवेश है, तो जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें क्या अंतर आएगा? उसमें अंतर आएगा कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये डेल्टा ई के लिए बनेंगे, और डेल्टा ई के लिए क्या बनेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन, जो हमने यहाँ पे किया इस वाले में प्रश्न में, तो सिग्मा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। दूसरे में डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तीसरे वाला डेल्टा ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम सतत रूप से जो वितरित आवेश है, सतत आवेश जो वितरित है, उसके सापेक्ष हम विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अनुप्रयोग पर। तो इस वीडियो में हम पहला अनुप्रयोग करेंगे और बाकी अनुप्रयोग हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हम बनाना चाहते, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास पहला है गोस की प्रमेय, तो पहली गोस की प्रमेय है कि एकांक किसी अनंत लंबाई के
आवेशित निकाय के पास, और ये भी आवेशित कैसा है, सतत आवेशित। कैसा आवेशित है, सतत आवेशित निकाय के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई के आवेशित निकाय के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने जाते हैं। तो हमने मान लिया कोई L लंबाई है और उस पर सतत रूप से धनावेश वितरित है। तो पहला हम काम क्या करेंगे, इस पूरे आवेश को परिबद्ध करेंगे। और इसको परिबद्ध करने का तरीका क्या है, इसको परिबद्ध करने का तरीका है गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ। और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा है, ये आपका बेलनाकार, जो आप पृष्ठ बना रहे हैं, यह बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये तो L लंबाई है, ठीक, और ये रेडियस है इसकी, ये क्षेत्रफल है इसका एक। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा ये होगी। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ से बाहर निकल रहा होगा। और ये ऐसा एक तरफ नहीं, ये चारों तरफ हो रहा है। ये तो सिर्फ हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं दो तरफ, तो हमने प्रदर्शित कर दिया। तो यानी कि सारी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो यानी कि ये परिबद्ध है, सारा का सारा जो आवेश है वो पूरा परिबद्ध है। अब कुछ आवेश से इस तरफ भी जाती है लेकिन वो इतनी कम होती हैं तो उसको हम इग्नोर करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र को हम गणना में नहीं लेते, ठीक है। उनका असर बहुत कम होता है, ऐसे भी जाएंगी, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं जाएंगी, लेकिन इनका मान बहुत कम होता है, तो इसलिए हम उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते। अब अगर हम यहाँ पृष्ठ मान लें छोटे छोटे, तो ये तीन पृष्ठ हमने मान लिए, ये S1, ये S2, ये S3। अब इन पृष्ठों में अगर आप ध्यान दें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा E इस तरफ है, EN है। इसमें जो इसका पृष्ठ है, इसकी जो दिशा है वो ये है। इस बाह्य पृष्ठ की, ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी दिशा इसी तरफ। तो यानी कि इसके एरियल वेक्टर की दिशा अगर हम कहें तो इसी की दिशा S से हम कह सकते हैं। और ये कौन सा है, ये S2। तो S2 का जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इसको हमने मान लिया डेल S। इसी तरीके से हमने इसको मान लिया क्योंकि छोटा ही भाग है तो डेल S1। इसको हमने मान लिया डेल S3। अब अगर हम कुल फ्लक्स की बात करें तो गॉस प्रमेय क्या कहती है, के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार जो किसी पृष्ठ से, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र या फ्लक्स, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बद्ध पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणक होता है। ये हमारी गॉस की प्रमेय है। इसका मतलब हमें पहले, सबसे पहले कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स हमारा तीन जगह से मिल रहा है, 1 2 3, तीन पृष्ठों से होकर गुजरने की संभावना है। तो कुल जो फ्लक्स होगा
वह फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब हम इसको अलग अलग रख देते हैं। जैसे φ1 को हमने कहा E डेल S1 प्लस E डेल S2 प्लस E डेल S3। इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या देखते हैं, E डेल S1 cos θ1 प्लस E डेल S2 cos θ2 प्लस E डेल S3 cos θ3। अब इन θ1 θ2 θ3 की बात करें तो अगर हम पहले पृष्ठ में बात करें तो यहाँ θ1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके एकांक सदिश के बीच कोण है तो वो कितना है, 90 का। ऐसे इनके बीच में θ2 का मान 0 है, ऐसे ही यहाँ पर θ3 का मान 90 है। तो अगर आप ये वैल्यू रखें तो इन वैल्यू में क्या होगा, E डेल S1 θ1 का मान cos 90 प्लस E डेल S2 cos 0 प्लस E डेल S3 cos 90। तो ये वाला मान 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। हमारे पास बचा फाई का मान बचा E डेल S2 cos 0 मान हो गया। अब क्योंकि पहली समीकरण को अगर आप देखें तो फ्लक्स हमारे पास ये आ गया, ये इसे, तो इसकी अगर तुलना करें पहली और दूसरी की अगर आप तुलना करें तो ये फ्लक्स है, ये आपके पास फ्लक्स है और ये किसके बराबर है, वो है Q0 अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, इसको हम इधर कर देते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन E डेल S2 बराबर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर E बाहर आ जाएगा क्योंकि E कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डेल S2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का मान अगर हम इसको समाकलित करते हैं तो बेलनाकार आकृति का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 2 पाई RL होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का मान हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। E का मान हो गया आपका Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। क्योंकि Q अपॉन L हम पढ़ चुके हैं बराबर होता है लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर E का मान लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट आया। अब इसको ग्राफ अगर इसका प्रदर्शित किया या इसकी दिशा प्रदर्शित की जाए तो या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो E लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R n कैप। जो n कैप है यह सदैव पृष्ठ से धनावेश के लिए बाहर की तरफ, ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ होती है। मतलब पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ के लंबवत या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें धनावेशित है छड़ तो ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो धनावेश के लिए क्या है, धनावेश के लिए बाहर की तरफ, और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर। ठीक, अब अगर हम इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करें तो ग्राफ कहता है कि तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो यानी कि ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए RE, तो ये कुछ ऐसे है। तो यानी कि जैसे जैसे हम इस आवेशित छड़ से दूर जाएंगे
हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। किस तरीके से घटेगी? इस तरीके से घटेगी। ठीक, बाकी माध्यम जानते हैं कि माध्यम को परिवर्तित करने से क्या फर्क पड़ता है। तो माध्यम के परिवर्तन से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो माध्यम अगर परिवर्तित होगा तो कैसा होगा? तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन हम जानते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? फॉर्मूले में चेंज आएगा E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर। इसका मतलब पहले के मुकाबले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी और माध्यम में अगर आपने देखी, कोई माध्यम हमने इसमें भर दिया या कोई और माध्यम रख दिया, माध्यम बदल गया, तो यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब घटेगी या बढ़ेगी ये तो आप देखने से पता चल रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन आर, जो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो जब 1 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? ये घटेगा। तो यानी कि अगर माध्यम निर्वात के सापेक्ष कोई और माध्यम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो इस तरीके से हमने पहला अनुप्रयोग कर लिया उसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई 2 अनुप्रयोग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से एक ही हम मैसेज बार बार देते हैं, और उसका देने का कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जो ना करना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे चैनल को प्रमोशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आप तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।